नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को पूरा करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। जहां ट्रिक का ज़रूरी होगा बता देंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, हो सके कि इसका 2 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करें, या देखेंगे अगर एक पार्ट में हो गया तो एक पार्ट ही रहेगा। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण मोटा-मोटी जान लीजिए कि ये जो प्रस्तुत किया जाता है, इसमें जो फाइनली जो डाटा होता है वो 21 और 22 का प्रस्तुत किया जाता है। तो 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कब, तो ये बजट से एक दिन पूर्व इसे प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन, यानी कि बजट सत्र का जो पहला ही दिन होता है, ये बताया ना कि बजट से एक दिन पूर्व इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। तो यहाँ इस पर स्टार लगा लीजिए, पूछा जाएगा कैमा था, तो ये 17वां था। लेकिन अगर बजट पूछा जाए तो उसको ध्यान रखिएगा, वो 16वां था। ये कितने कुल अध्यायों में, तो 14 कुल अध्यायों में बांट करके पेश किया गया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वो टॉपिक है जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद 3 से 4 क्वेश्चन हमें यहाँ एग्जाम में देखने को मिलता है। दूसरा कोई टॉपिक है, उस पर आप कितना भी समय दीजिए, ये श्योर नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ से रहता ही रहता है। और केंद्रीय बीपीएससी का ये पैटर्न है कि केंद्रीय बजट से ज़्यादा जो है ये बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से हमें अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, यहाँ अध्याय 1 है। मेनली देखा जाए तो इसका अध्याय 1 और 2 जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से क्वेश्चन अधिक रहता है। तो बिहार का अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये देखा जाए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट बढ़ा, तो ये 10.98% पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो इसमें वृद्धि हुआ। तो एक स्टार इस पर लगा लीजिए, यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट है। और देश के सभी राज्यों में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके बाद, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद क्या था, तो ये सबसे ऊंचा था। यानी कि देखा जाए तो बिहार का स्थान इसमें कैमा था, तो ये थर्ड था। बिहार भी 3 अक्षर और तीसरा भी 3 अक्षर, तो बिहार का स्थान इसमें कितना, तो तीसरा स्थान पर बिहार रहा आर्थिक वृद्धि में देखा जाए। ठीक है, अब यहाँ से आ गया ये जो डाटा है, ये इसमें थोड़ा लोचा होता है, यहाँ से ही क्वेश्चन अधिक देखने को मिलता है। तो बिहार का जो जीएसडीपी है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये वर्तमान मूल्य, अगर अभी का जो मूल्य देखा जाए तो इस पर कितना है, तो 675.4 हजार करोड़। अगर ऐसे देखा जाए तो 675,448 करोड़, मतलब कि 6,75,448 करोड़, इसको एक्यूरेट याद रख सकते हैं। तो इसमें देखिए 675, इसमें +1 करना है, 6 से शुरू कीजिए, +1 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -2 कीजिए, फिर +1 कीजिए, तो 4 के बाद यहाँ -1 +1, 4-5 इसमें देखने को मिल रहा है। तो 675.45 हज़ार करोड़, अगर हज़ार करोड़ में पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा, या अगर पूरा एक्यूरेट पूछा जाए तो 6,75,448 करोड़। और स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो ये कब, तो 2011-12 के इसमें स्थिर मूल्य पर ये लिया जाता है। तो इसमें इस हिसाब से इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो 428.06 हज़ार करोड़ रुपया, इसी में वृद्धि जो स्थिर मूल्य पर, यही ना देखे थे कि 10.98% की इसमें वृद्धि हुआ। तो 4 गुने 2 कितना होता है, 8 ही होता है मेरे भाई, 6 नहीं होता है। ठीक है, तो 428.06, 4 2 8, इसमें 4 गुने 2 कीजिएगा, 8 आएगा, 06 हो जाएगा। अगर एक्यूरेट अगर दिया जाए तो इसमें देख ही सकते हैं, अगर पैसा पूछा जाए तो 4,28,065 करोड़ रुपया, तो 428 यहाँ 06 यहाँ 65 करोड़ रुपया, तो इसमें इसी यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिहार का जो नेट स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसमें नेट में क्या होता है, इसमें जो होता है जीडीपी में जो मान लिया जाए कि मूल्य है, मशीन है, इसमें एक वर्ष में कुछ इसमें ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है, तो उसका मूल्य कुछ ना कुछ तो कमता है। तो वैसे में देखा जाए तो 10% जो होता है, तो इसमें से 10% अगर घटाइएगा तो इतना के एक्यूरेट में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो 614.43, यहाँ कितना देखने को मिला था, तो 45। तो जीडीपी जो होता है, ये जो ग्रॉस होता है ये अधिक होता है, और नेट इसमें से डिप्रिसिएशन जो होता है, इसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो ये नेट आ जाएगा। तो नेट का कितना था, 614.43 हज़ार करोड़ रुपया, तो 6,14,431 करोड़। ठीक है, अगर पूरा राउंड, अगर पूरा अगर एक्यूरेट याद रखना चाहे तो 6,14,431 करोड़ रुपया। ठीक है, और इसमें देखिए 382.27
1000 करोड़ रुपया। तो इस स्थिर मूल्य पर काफ़ी हमें इसमें वृद्धि देखने को मिला। तो 3 का स्क्वायर में देखने को मिला, 3 का होल क्यूब में, तो 3 का होल क्यूब कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, तो 382, उसके बाद में 3 और 27, 3 27 3 27 ऐसे याद रखिएगा। तो 3,82,274 करोड़ रुपया एक्यूरेट इसमें देखा जाए। ठीक है, और प्रति व्यक्ति जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ये कितना रहा? तो 54,384। तो 54 और इसमें याद रखिए 54,383, 54,383, 2-3 बार इसको बोलिएगा, याद हो जाएगा। प्रति व्यक्ति कितना? तो 54,383, और 34 है ये स्थिर मूल्य पर। इसमें से 20 इसमें से घटा दीजिएगा। ठीक है, और प्रति व्यक्ति अगर नेट देखा जाए तो ये नेट में कितना था? तो 49,470 रुपया, और इसमें स्थिर मूल्य पर 30,779 रुपया। तो ये सब याद ही कर लीजिएगा, 49,470, 49,470 और 30,779, 30,779, इसमें 79 देखिए। आर्टिकल 79 से कुछ संबंध आ रहा है? किससे संबंधित है आर्टिकल 79? बताइए आप लोग। ठीक है, तो 30,779 रुपया ये हो गया। और वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी कि निवल राज्य जो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद ये बिहार राष्ट्रीय औसत का कितना परसेंट है? तो ये राष्ट्रीय औसत का 33.7% है। ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 तक, मतलब कि मार्च 2022 तक किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार अनुमानित जो बिहार का जनसंख्या है ये कितना हो गया है? तब 12 करोड़, मतलब कि 12.49 करोड़ हो गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगर सेंसस के अनुसार से पूछा जाए तो वो अलग हो जाएगा, और इसमें पूछा जाए तो ये अलग हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुसार अगर पूछा जाए आयोग के अनुसार तो 12.49 करोड़ हो जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा और वृद्धि। यहाँ से क्वेश्चन ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ये सब क्वेश्चन छपने वाला है, ये देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो 21.2%। ठीक है, इसको ट्रिक पर बता देते हैं, ये याद हो जाएगा। और वृद्धि दर इसमें कितना है? तो 9.6%। द्वितीयक क्षेत्र का 18.1%, इसमें वृद्धि देखने को मिला 3.8%। और तृतीयक क्षेत्र, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र तो 60.7%, और वृद्धि दर इसमें देखने को मिला 13.3%। ठीक है, चलिए अब इसको ट्रिक पर देखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र का, तो प्राथमिक में क्या होता है? मान लिया जाए कि कोई बच्चा अगर प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है, प्रथम बार पढ़ने जाता है, तो क्या होता है ना कि उसका जो जो माँ और पापा जो होता है, यानी कि फादर और मदर जो होता है, तो दोनों एक साथ 2 टाइम बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। देखिए, दोनों एक बच्चे को 2 टाइम स्कूल छोड़ने जाते हैं। बच्चा एक बार जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उसको छोड़ने जाना पड़ता है। तो दोनों एक बच्चे को कितने बार? तो 2 बार। तो यहाँ 21.2% है। और इसमें वृद्धि अगर देखा जाए तो बच्चा क्या 9 6 जानता है? बच्चा काफ़ी कन्फ्यूज होता है कि 9 क्या होता है, 6 क्या होता है। ठीक है, इसमें बच्चा का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो 9.6% इसमें वृद्धि हमें देखने को मिला। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? जब सेकेंड टाइम में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है कि 18 वर्ष का जैसे ही बच्चा होता है तो वो अकेले जाना शुरू कर देता है। तो 18.1% इसमें देखिए। तो 18 द्वितीयक में, तो 18 वर्ष का जब हुआ तो बच्चा अकेले आने जाने लगा। ठीक है, अब वो अड़ गया, कहा कि क्या हुआ कि अब वो अड़ गया। तो 38 कि हम अकेले जाएंगे आएंगे, अड़ गया, तो मतलब 3.8 इसको याद रख सकते हैं, 3.8%। और तृतीयक क्षेत्र में तो ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिएगा तो वैसे भी आ जाएगा 60.7%। दोनों याद है तो ये आ जाएगा। और इसमें वृद्धि देखने को मिला कितना? तो 13.3% इसमें हमें वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, चलिए, बिहार में प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्रों में वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही। सही बात है। द्वितीयक क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो कृषि एग्रीकल्चर ये सब होता है, और द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग धंधा ये सब होता है, जानते ही है। और तृतीयक क्षेत्र जो होता है ये सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ तो बिहार में अगर देखा जाए तो द्वितीयक जो क्षेत्र है इसका अभाव हमें देखने को मिलता है। उद्योग धंधा काफी यहाँ कम हमें देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक जो वृद्धि अगर देखा जाए तो ये प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र में हमें देखने को मिला भारत की अपेक्षा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र की दरें जो क्या रही तो ये नीची रही। ये कथन और कारण में पूछा जाता है। वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जो आय अगर देखा जाए जीएसडीपी वाला जिला, तो सब सर्वाधिक जो ग्रॉस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला जो जिला रहा तो ये कौन रहा? तो ये पटना रहा। तो ये प्रति वर्ष जो प्रति व्यक्ति प्रति पर एनम जो यहाँ होता है प्रति वर्ष कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो होता है ये प्रति वर्ष होता है।
तो पटना का देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जहाँ भी रहे तो उसमें पटना ही होगा। तो 1.15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति यहाँ हमें देखने को मिला। और सबसे कम अगर देखा जाए तो कहाँ का, तो ये शिवहर का, कितना था, 18,692 रुपया प्रति व्यक्ति पर साल। पटना जिले के प्रति व्यक्ति जो है ये पूछा जा रहा है कि घरेलू उत्पाद शिवहर के तुलना में कितना ज्यादा गुना है, तो ये 7 गुना ज्यादा है। चलिए उसके बाद आगे देखिए कि प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक अगर यहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है, तो प्रति व्यक्ति जो सर्वाधिक आय है ये पटना में देखने को मिल रहा है। और सेकंड स्थान पर इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। तो सेकंड स्थान पर जो है ये बेगूसराय है। क्या पटना की सीमा बेगूसराय से लगती है? जी हाँ, लगता है। पटना और बेगूसराय के बीच में जो है ये गंगा नदी बहती है, जिस पर क्या बना हुआ है, तो राजेंद्र सेतु बना हुआ है। ये कब बना, तो 1959 ईस्वी में बना। उस समय पीएम कौन थे, तो पंडित नेहरू। और बिहार का जो अगर सीएम देखा जाए तो श्री कृष्ण सिंह। तो इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया हुआ था, कब, तो 1959 में। और इसको अगर पूछा जाए तो इसका जो निर्माण किया गया हुआ था, ये 3 कंपनी मिलकर के, जो हुगली नदी का जो हुगली नदी पर जो पुल का निर्माण किया हुआ था, इसमें 3 कंपनी था, ब्राथवाइट, बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या हुआ था ना कि ये इस तीनों कंपनी का अगर निर्माण देखा जाए तो 1935 में हुआ था। और 1936 से लेकर के 1942 तक जो हुगली नदी पर जो पुल बनाया गया था, हावड़ा ब्रिज, इसी तीनों कंपनी के द्वारा मिलकर के बनाया गया हुआ था। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट था, ये सब याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बता दिए हैं। और प्रति व्यक्ति आज सबसे कम कहाँ देखने को हमें मिला, कहाँ देखने को मिला है जी, तो शिवहर में देखने को मिला है। कितना था, 18,692 रुपया वहाँ देखने को मिला। तो शिवहर का सबसे कम हो जाएगा। सेकेंड स्थान पर कौन सा आता है, तो ये अररिया आता है। देखिए बिहार का अगर मैप आपको ध्यान में होना चाहिए, बिहार के से रिलेटेड कौन सा जिला कहाँ स्थित है, ये सब पूरा माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो अररिया कहाँ है, मधुबनी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ये सब जो होता है, 38 जो जिला है इसका आपको स्थिति याद होना चाहिए। और पेट्रोल का सर्वाधिक अगर खपत देखा जाए तो बताए हैं कि सर्वाधिक जो भी होगा, जहां भी देखने को मिलेगा उसमें पटना लगा दीजिएगा, ठीक है। तो पटना में सर्वाधिक हमें खपत देखने को मिलता है। सेकंड स्थान पर जो आता है ये मुजफ्फरपुर आता है। और पेट्रोल का सबसे कम तबांग का, खत्म हो जाता है तो लोग पूछता है बाका बाका, इधर उधर जाकर के पूछता है चाचा पेट्रोल बाका है। तो इसमें याद रखिएगा सबसे कम, तो कम कब होता है, जब गाड़ी में खत्म हो जाता है, तब बांका से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और लखीसराय, तो लखीसराय ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो डीजल का सर्वाधिक खपत पटना में, और सेकंड स्थान पर इसका कौन सा है, तो ये जो आ गया शेखपुरा आ गया। और डीजल का सबसे कम खपत ये कौन, तो शिवहर में और मधुबनी में। देखिए यहाँ से 1-2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि पूछे भी और नहीं भी, तो इसको ऐसे में एक बार देख लीजिए। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत, तो रसोई गैस में बताए हैं कि इसमें जो भी होगा तो ये पटना में सर्वाधिक जहाँ देखिएगा वो पटना में। और सेकेंड स्थान पर बेगूसराय आता है, अभी बताया है ना बेगूसराय। और क्या हुआ था, बेगूसराय याद आ रहा है, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो आया था कहाँ का था, पटना और बेगूसराय ही था, ठीक है। और ये रसोई गैस में भी द्वितीय स्थान बेगूसराय का है। और सबसे कम कहाँ, तो अररिया में सबसे कम जो आता है ये अररिया का है। उसके बाद किशनगंज, तो किशनगंज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बिहार का जो सबसे पूर्वी जो जिला पड़ता है ये कौन सा है, तो ये किशनगंज है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे कम यहाँ रसोई गैस का खपत। और प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो लघु बजट अगर किया जाता है तो बजट कहाँ, तो ये पटना में। और सेकंड स्थान इसमें सारण में। और सबसे कम कहाँ, तो अररिया में। उसके बाद फिर किशनगंज, तो रसोई गैस वाला में ही। और ये सबसे कम लघु बजट भी अररिया और किशनगंज। अध्याय 2 है, देखिए कुल 14 अध्याय में बांटा गया है, तो अध्याय 1 कंप्लीट और अध्याय 2 देखिए, राजकीय वित्त व्यवस्था। सर्वाधिक क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो यहीं से देखने को मिलता है, राजकीय वित्त व्यवस्था, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपया रहा। तो कुल व्यय कितना रहा, तो 1.93 लाख करोड़ रुपया रहा। ये डाटा एकदम याद होना चाहिए। इसमें से 1.5 लाख जो है 59 लाख करोड़ रुपया राजस्व व्यय, और 0.34 करोड़ रुपया जो है ये क्या था, तो पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय 1.5 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय 0.34 लाख करोड़ रुपया। ये सब 3-4 यहाँ आ रहा है ना कि राजस्व व्यय, और ये सब बता रहे हैं कि क्या होता है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, जब तक समझिएगा नहीं तब तक। और पूंजीगत व्यय, तो ये सब क्वेश्चन गलती करने का अधिक चांस रहेगा।
तो कुल सरकारी व्यय में सामाजिक जो सेवाएं पर जो व्यय हुआ यह सर्वाधिक रहा, तो इस पर स्टार लगाइए। ठीक है, सर्वाधिक अगर देखने को मिलता है जो व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है, तो यह सामाजिक सेवाएं पर सर्वाधिक व्यय रहा। कितना? तो 39.4% इसमें हमें देखने को मिला। इसके बाद क्रमशः जो आता है सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं पर व्यय रहा। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक व्यय जो होता है सामाजिक सेवाएं पर सर्वाधिक देखने को मिला। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, अब यहाँ जो भी डाटा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजस्व व्यय, तो देखिए राजस्व व्यय क्या अच्छा होता है? अच्छा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताइए, ये अच्छा होता है या अगर देखा जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है? इसके आगे पूंजीगत व्यय दिया हुआ है, बताइए कौन अच्छा होता है? आप लोग सोचिए, बताइए राजस्व व्यय अच्छा होता है या पूंजीगत व्यय अच्छा होता है? तो पूंजीगत व्यय अच्छा होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पर ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा मतलब कि खर्चा होता है जिस पर न तो सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता है, इस पर और ना ही इनकम इससे जनरेट होता है। जैसे कि सरकार अगर किसी चीज़ पर सब्सिडी देती है तो ये क्या होता है, ये यहाँ से इनकम जनरेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये सब जो होता है इसमें सरकार के भविष्य में यहाँ से कोई किसी प्रकार का आय नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिए सरकारी विभाग हो गया, सब्सिडी वगैरह हो गया, तो सर्वाधिक जो खर्च देखने को मिलता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही देखने को मिलता है। तो इस पर कितना? तो 1,59,220 करोड़ रुपया। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपया याद रख सकते हैं। तो 1,59,220 करोड़ रुपया, 1,59,220 करोड़ रुपया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये अच्छा नहीं होता है, इसको सरकार जितना कम करे उतना ही सरकार के लिए फ़ायदा होता है, किसी राज्य के लिए भी ये काफ़ी फायदे साबित होता है, और जितना ज़्यादा होगा ये अच्छा नहीं होता है। और पूंजीगत, तो ये देखिए कैपिटल रिसिप्ट, ये जो होता है ये अच्छा होता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, पूंजीगत व्यय जो होता है इस पर भी क्या होता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट, देनदारी, कर्ज, ये घरेलू ऋण, ये सब जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये सरकारी विभाग पर जो होने वाला जो खर्च होता है। ठीक है, इससे मान लिया जाए क्या होगा कि भविष्य में यहाँ से इनकम जनरेट होगा, ये पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें हिंदी में थोड़ा नहीं आया समझ तो इंग्लिश कर लीजिएगा, थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूजन हमें भी होता है। इस पर कैपिटल जो है, इस पर पूंजीगत व्यय जो है, तो इस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इससे क्या होगा कि सरकार को भविष्य में इससे इनकम जनरेट होगी। तो जैसे कि मान लिया जाए कि अस्पताल हो गया, उद्योग धंधा हो गया, तो इस पर जितना लगाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा कि सरकार को यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा। तो ये कितना देखने को मिला? तो ये बहुत कम देखने को मिला, 0.34 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो 33,903 करोड़ रुपया। तो इसमें देखिए 3,903, 3,903, 3,9 आ रहा है, फिर 3,9, उसके बाद में फिर इसके बाद में 0 और 3, ऐसे में अगर देखा जाए तो 0.34 लाख करोड़ रुपया। और कुल व्यय, तो कुल व्यय जो सरकार का हो गया ये कितना हो गया? तो 1,93,123 करोड़ रुपया ये कुल व्यय सरकार का रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें देखा जाए तो 16.6% की इसमें क्या हुआ, तो हमें वृद्धि देखने को मिला। कुल व्यय कितना देखने को मिला? तो 1,93,123 करोड़। तो कुल व्यय अगर टोटल एक्सपेंडिचर पूछा जाए 1,93,123, ठीक है, इसको 3 में बांट करके पढ़ लीजिए, 1,93,123, ठीक है, 1,93,123, 2-3 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। अगर देखा जाए तो जीएसडीपी का 28.6%, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितना हमें वृद्धि देखने को मिला? तो 16.6% की वृद्धि इसमें देखने को मिला। और रेवेन्यू रिसिप्ट, ये अच्छा होता है, रेवेन्यू राजस्व प्राप्ति जो होता है ये क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ये अच्छा होता है। इस पर सरकार का किसी प्रकार के लायबिलिटीज़ यानी कि जो कर्ज होता है, दायित्व जो होता है, जिसको आगे फ्यूचर में पे करना, ऐसा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है इसमें टैक्स वगैरह ये सब जो हो गया, तो ये सब कितना देखने को मिला? तो 1,58,797 करोड़ रुपया ये राजस्व प्राप्ति सरकार को हुआ। तो 1,58,797, उसके बाद में जो होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ये देनदारी होता है, ये कर्ज होता है। सरकार को फ्यूचर में क्या होता है ना कि इस पर जो होता है इसका फ्यूचर में भुगतान करना होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि घरेलू ऋण हो गया, विदेशी कर्ज हो गया, ये सब जो होता है ये पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। तो 40,473 करोड़ रुपया ये क्या रहा? तो कैपिटल रिसिप्ट रहा। कितना था? 40,473, 40,473, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्ति
उसके उसके आगे ये सब, मतलब ये सब जितना घटेगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स अच्छा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स के तुलना में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर इसमें अगर पूछा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अच्छा नहीं होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है। और राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा अगर देखा जाए सरकार का, तो इस पे कितना रहा, तो 422 करोड़ रुपया ये हमें देखने को मिला राजस्व घाटा। इसमें से अगर दोनों फिगर को घटा दीजिएगा, इसमें से देखिए ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि राजस्व व्यय जो एक्सपेंडिचर जो ये हुआ था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ये 1,59,220 में से इसको घटाइए, और 1,58,000 ये और राजस्व प्राप्ति इसको घटा दीजिएगा, तो आपका ये फिगर आ जाएगा। राजस्व एक्सपेंडिचर जो होता है, राजस्व घाटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 422 करोड़, तो 4 और राजस्व घाटा पूछा जाए तो 4 कितना जोड़ने के बाद, तो 2 और 2 जोड़ने के बाद 4,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये राजस्व घाटा हो गया। ये जीएसडीपी का कितना है, तो 0.1% है। और राजकोषीय घाटा, देखिए ये सर्वाधिक सबसे बड़ी घाटा जो होता है ये राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा में क्या होता है कि मान लिया जाए, देखिए अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, अगर आप कहीं अगर 80 रुपया अगर खर्चा कर दिए, तो 80 रुपया खर्चा किए कहीं से कर्ज लेकर के, कुछ लेकर के, तो ये मान लिया जाए कि इसमें जो हो गया कि आप 80 रुपया खर्चा किए, इसमें से सारा है, विदेशी कर्ज भी है, सब कुछ भी है, तो ये आपका 20 रुपया यहाँ देखिए, तो ये आपका 20 रुपया, ये और क्या हो गया कि यहाँ जो है 80 रुपया आया, तो 20 रुपया अभी जो है ये कम रहा है, तो इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा, बाद में पे करना पड़ेगा। 80 तो आप पे कर दिए इधर उधर से उधार लेकर के, कहीं से कर्जा लेकर के। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसमें से अगर विदेशी कर्ज को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट बोरोइंग्स जो होता है ये विदेशी कर्ज अगर होता है, मान लिया जाए कि विदेशी कर्ज हमको अगर 20 रुपया मिला, तो 100 रुपया अगर हम कहीं अगर सामान लिए, तो इसमें से अभी जो विदेशी कर्ज यहाँ मिल करके 80 रुपया है, इसमें से अगर 80 में से अगर इसको अगर 20 को हटा दिया जाए, तो ये तो 60 हो जाएगा। तो अभी अब हमको पे कितना करना पड़ा था, 40 पे करना पड़ा, तो ये अधिक हो गया ना, तो ये ज़्यादा हो गया, तो और अधिक हमको कर्ज लेना पड़ जाएगा। तो ये जो देखा जाता है, तो राजस्व जो घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, ये ज़्यादा होता है। तो इसमें राजकोषीय घाटा कितना देखने को मिला था, 25,551 करोड़ रुपया। ये जीएसडीपी का 3.8% है। तो ये फिगर यहाँ से याद होना चाहिए, 3.8% है। और ये एक एक्यूरेट याद होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में सर्वाधिक बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 25,551 करोड़ रुपया, ये जीएसडीपी का कितना परसेंट, तो 3.8%। ये सब जो वीडियो का पहले भी इसका एक आध दो वीडियो जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, इसको पूरा करा चुके हैं, वहाँ बता चुके हैं। और प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा जो होता है ये 11,729 करोड़ रुपया। देखिए प्राथमिक घाटा जो होता है, ये जो मान लिया जाए कि ये जो क्या होता है कि इसमें जो कुल प्राप्ति हुआ, अब इसमें जो भी हुआ, तो इसका जो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट पे करने के बाद में क्या हो जाएगा, तो ये मतलब कि प्राथमिक घाटा में आ जाता है। बताइए फिजिकल डिफिसिट बड़ा होता है या बजट डिफिसिट बड़ा होता है? तो फिजिकल डिफिसिट जो राजकोषीय घाटा होता है ये बड़ा होता है। तब फिजिकल डिफिसिट में से जब और इसमें से और जब हम पेमेंट को, इंटरेस्ट को पे करेंगे, तो वो मेरा प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो ये कितना देखने को मिला, तो 11,729 करोड़ रुपया। ये कितना रहा, तो जीएसडीपी का 1.7% देखने को मिला प्राथमिक घाटा। ये सब महत्वपूर्ण है, ये सब सारा एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96.3% की क्या है, तो ये कमी ला सकी। अच्छी बात है, ये 96.3% का जो राजस्व घाटा है इसमें कमी लाया। 2020-21 में 11,335 करोड़ रुपये से घट करके राजस्व घाटा अब कितना है, तो 422 करोड़ रुपया बताया है ना कि राजस्व घाटा 4, 2, 2, 2 दूना 4, 2 2 जोड़िएगा 4 हो जाएगा। राज्य सरकार पूंजीगत जो व्यय है, देखिए पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है ना कि ये अच्छा होता है, तो पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा है, जो कि अच्छी बात है। जो वित्त वर्ष 2021-22 में 29.4% से बढ़ करके कितना हो गया, तो 33,33903, 3,33903 हो गया, तो 33,903 करोड़ रुपया ये हो गया। तो ये अच्छा है, जितना पढ़ाएगा उतना ही फायदा होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल उधार, तो टोटल जो अगर उधार देखा जाए तो 40,445 करोड़ रुपया, और बकाया ऋण देखा जाए, जो बकाया ऋण है 2.58 लाख करोड़ रुपया ये बकाया था सरकार का। वर्ष 2020-21-22 में स्टाम्प और निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम और
मोतिहारी मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। तो ये राजस्व और निबंधन स्टाम्प ये समय किसका, तो पटना का प्रथम, मुजफ्फरपुर द्वितीय और मोतिहारी का स्थान इसमें तीसरा रहा। स्टाम्प और निबंधन शुल्कों में सबसे कम राजस्व संग्रहण वाले जो क्रमशः अगर देखा जाए तो इसमें शिवहर हो गया, अरवल हो गया और शेखपुरा हो गया। तो ये सब याद रख सकते हैं। सबसे कम शिवहर, अरवल और कौन, तो शेखपुरा। 2 अध्याय तक कंप्लीट है। अरे यार, ये तो धुंधला गया है। चलिए कोई बात नहीं। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र इसको बता देंगे, ठीक है, और देते हैं। अगर नहीं दिखाई देता होगा तो जो बता रहे हैं उसको सुनते जाइएगा। वर्ष 2021-22 में कृषि, देखिए जो समझाने वाला था वो पीछे था। अब जो भी आपको मिलेगा ये सब डाटा मिलेगा, ये सब यहाँ से याद करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में 21.2% का हिस्सा था। तो ये कृषि में, अगर इसमें देखा जाए, अगर सर्वाधिक अगर इसमें भी देखा जाए तो कृषि में था, ठीक है। तो 21.2% हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक 11.1% हिस्सा जो है ये फसल क्षेत्र का था, यानी कि कृषि का ही सर्वाधिक इसमें हिस्सा देखने को मिला। वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर यानी कि स्थिर मूल्य पर कितना देखने को मिला वृद्धि। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो 9.6%, 9.6 ये सब बताए हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र ये सब कृषि में आता है। जो पीछे का देखे हैं वही यहाँ है। और 2020-21 में कितना था, तो 8.4% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी जो है ये विकसित कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 13 जिलों में ऑब्जेक्टिव जब करा रहे थे तो वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था। 13 जैविक जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। तो ये सब कितना जिलों में, तो 23 जिलों में बागवानी क्षेत्र समेकित बागवानी मिशन अगर पूछा जाए तो ये 23 जिलों में। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कुल क्रियान्वयन जो किया जा रहा है ये कितने जिलों में किया जा रहा है, तो 15 जिलों में किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन, बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन। तो ये समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है, तो ये 23 जिलों में। और आगे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, तो ये कितने, तो क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो ये 15 जिलों में। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये बिहान जो है मोबाइल ऐप, इसका शुरुआत किया गया है। बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। एक कहाँ किया है, तो एक चंडी में किया है। ये चंडी कहाँ पड़ता है, तो नालंदा में। किसके लिए, तो नालंदा, सब्जी में सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में देखने को मिलता है, तो नालंदा में। तो ये चंडी में कौन, तो सब्जियों के लिए। और दूसरा जो है ये फल के लिए कहाँ, तो देसारी में। दशहरी फल भी होता है, तो इससे याद रख सकते हैं, तो देसारी में। तो देसारी जो पड़ता है ये वैशाली में पड़ता है। वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्न यानी कि अनाज और दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ, तो 184.9 लाख टन, ठीक है। 184,806.9 हज़ार टन इसमें वृद्धि देखने को मिला। कितना, तो 6.2% की वृद्धि देखने को मिला। ये क्वेश्चन पीछे भी ऑब्जेक्टिव में हो चुका है। और मांस का सर्वाधिक मतलब उत्पादन देखा जाए कितना हुआ, तो 3.92 लाख टन। ये सब एक बार ये देख लीजिए। इसमें से मछली का उत्पादन 7.62 लाख टन, तो मांस का कितना, तो 3.92 लाख टन। मछली का कितना, तो 7.62। तो ये महत्वपूर्ण है, मछली पर स्टार लगा लीजिए। अंडा का उत्पादन 306.66 करोड़, इसमें टन वन मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो हुआ ये इस पर आता है, 306.66 करोड़ ये अंडा का उत्पादन। दूध का उत्पादन ये इम्पोर्टेंट है, 121.19 लाख टन, 121.19 लाख है टन ये दूध का उत्पादन हमें देखने को मिला। तो 121.19, ठीक है, 21-19 21 12 1.19। बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किसके लिए, तो मक्का और धान के लिए। ये छपने वाला क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ऑप्शन में आपको अलग अलग दे दिया जाएगा, मक्का दे दिया जाएगा,
ये गेहूँ दे दिया जाएगा, अलग अलग रहेगा ऑप्शन। तो इसमें मक्का और धान का याद रखिएगा, जो चावल। वर्ष 2021-22 में तिलहनों के बीच अंडे की उत्पादकता जो है ये सर्वाधिक देखने को मिला। सब बस एक बार देख लीजिए, यहाँ से ये ज़्यादा ये सब। वर्ष 2021-22 में किन दो जिलों की निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? तो भोजपुर और बक्सर का। तो भोजपुर और बक्सर का। भोजपुर, तो भोजपुर ठीक है, और बक्सर का। तो भोज में सर्वाधिक रहेगा तब ना जी, भोज में होगा। तो भोजपुर ठीक है, तो भोजपुर और बक्सर। बिहार का जो फसल सघनता 1.44 है, ये सब बता चुके हैं कि सर्वाधिक जो फसल सघनता यानी कि एक एक खेत में एक वर्ष में कितना उत्पादन ये हो रहा है, तो ये 1.44 है, ये बिहार का। और सर्वाधिक अगर देखा जाए तो ये शिवहर में, और सबसे कम तो ये पूर्णिया में। बिहार में प्रयुक्त जोतों का जो औसत आकार है ये 0.39 हेक्टेयर है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि औसत जो जोतों का आकार पूछा जाए तो 0.39 जो है क्या है, तो ये हेक्टेयर है। बिहार का कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु और सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है। इसमें कारण भी है कि लघु और सीमांत जो है, मान लिया जाए कि एक परिवार में 4 मतलब कि पुत्र है, तो उसका जब फैमिली जब अलग अलग होता है तो ज़मीन भी तो बढ़ जाता है। तो ये लघु और सीमांत जोत जो होता है ये अधिक देखने को मिलता है। और जबकि बड़ी जोतों का जो आकार है ये क्या है, तो 1% से भी ये कम है। कुल जो फल का उत्पादन अगर देखा जाए तो 49.87 लाख टन ये फल का उत्पादन हुआ। कब? तो 21-22 में। केला का देखा जाए 19.68 लाख टन केला का देखने को मिला। आम में 15.5 लाख टन ये आम का उत्पादन हुआ। लीची का 3.08 लाख टन ये लीची का हुआ। फूल में 11.14 हज़ार टन हुआ। और सब्जी में कितना देखने को मिला, तो 178.45 लाख टन ये सब्जी में देखने को मिला। इसको एक दो बार देख लीजिए, ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। आम में अगर देखा जाए तो 15.5 लाख टन, और लीची का 3.08 लाख टन, और सब्जी में 178.45 लाख टन। वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन जानते भी होइएगा कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में 1.48 लाख टन ही हुआ। और यहीं अगर देखा जाए सर्वाधिक अगर पूरे बिहार में तो 3.08 लाख टन, तो उसमें से मुजफ्फरपुर में कितना, तो 1.48 लाख टन हुआ। ये 48% अकेले हिस्सा कवर करता है मुजफ्फरपुर। बिहार देश का मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन, मशरूम का जो देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन बिहार में ही होता है, 28,000 टन। तो मशरूम के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। ऊन का उत्पादन काफ़ी कम, 1.7 लाख किलोग्राम देखने को मिला। और पशुओं की कुल संख्या बिहार में कितना है, तो 3.65 करोड़ है ये पशुओं का सर्वाधिक। इसमें से गोवंश गाय और बैल का अगर देखा जाए तो इसमें 42.1% है। गायों के दूध के उत्पादन में गाय के दूध में कौन, तो समस्तीपुर। और भैंसों के दूध में पूछा जाए तो मधुबनी। ये सब देख लीजिए, यहाँ से बहुत कम 10% चांस रहता है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन एक बार देख लीजिए, याद रहेगा। वर्ष 2021-22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत हुई। रासायनिक उर्वरकों में किसका, तो यूरिया का 64.6% है। और यूरिया का सर्वाधिक खपत कहाँ देखने को मिला, तो ये पूर्णिया में देखने को मिला। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वाधिक खपत यूरिया का कहाँ, तो ये पूर्णिया में। अध्याय 3 तक कंप्लीट। और जो चौथा अध्याय है ये कौन है, तो उद्यम क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण कृषि उद्योग आधारित है। बिहार में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में। तो ये कृषि आधारित जो उद्योग है इसका यहाँ हमें प्राथमिकता देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सा, तो चीनी उद्योग, डेयरी ये उद्योग, ये सब इसका स्थान है। बिहार में 11 चीनी मिल है। कुल कितना है, तो बिहार में 11 है, जिसमें से 9 जो है ये चालू अवस्था में है। चीनी का उत्पादन कितना हुआ, तो बताए थे 4-5-6, याद रखिएगा। चीनी में बताए थे 4-5-6, 45.6 लाख कुंटल। चीनी की प्राप्ति दर अगर देखा जाए तो 9.6 इसका परसेंट हो जाता है। चीनी प्राप्ति की दर 9.6%। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। कितना था, 470,000 लीटर प्रतिदिन। सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर जो चीनी मिल या बेतिया में पड़ता है, यहीं से हुआ। और बिहार के 8 चीनी मिलों में संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का क्या किया, तो ये उत्पादन किया। इसमें भी सर्वाधिक बिजली का उत्पादन कहाँ से हुआ, तो हरिनगर जो चीनी मिल बेतिया में पड़ता है, यहीं से हुआ। वर्ष 2018-19 से 19-20 में अगर तुलना के बीच में बिहार के कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% वृद्धि हुई, लेकिन कार्यशील पूंजी 51% बढ़ गई। तो यहाँ इस पर स्टार लगा लीजिए। कथन और कारण वाला में ये पूछा जा सकता है कि 18 और 19-20 के बीच में, 18-19 की तुलना में 19-20 में कितना,
तो कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% की वृद्धि हुई। एक ये डाटा यहाँ से याद रखिएगा। और कार्यशील पूंजी 51% की इसमें वृद्धि देखने को मिला। 45 सूक्ष्म उद्योग, इसमें 21-22 में क्या हुआ कि सूक्ष्म उद्योग जो है इसका स्थापना हुआ। बृहत इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ करके क्या हो गया, तो 11 हो गया। बिहार का सकल जो राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इसमें कितना, तो 19.4% रहा। राज्य में कपड़ा और चमड़े के वस्तुओं के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2022 सूत्रबद्ध किया है। तो ये किसके लिए, तो राज्य में कपड़ा और चमड़े के वस्तुओं की उत्पादन क्षमता ये बढ़ाने के लिए। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, वस्त्र और चर्म नीति, इसको देखा जाए तो ये वस्त्र और चमड़ा से संबंधित हो जाएगा। नई पीढ़ी की उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति 2022 शुरू किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार गत 6 वर्षों में अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये निवेश के लिए क्या हुआ, तो ये प्रस्ताव मिला। अभी बिहार में 398 जो इकाइयाँ क्या है, तो ये काम कर रही है। बिहार में जो है मलबरी हो गया, तसर हो गया, अंडी, तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन हमें क्या होता है, तो देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ था। मलबरी रेशम का अगर देखा जाए तो ये कहाँ होता है, तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ये अगर देखा जाए तो नॉर्थ बिहार में मलबरी का अधिक देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ बिहार का ये सब जो क्षेत्र हो गया, ऊपरी हो गया नॉर्थ, यहाँ से लेकर के ये पूर्वी क्षेत्र का, उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ, ये सब इसमें देखने को मिलता है। तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। और तसर रेशम का देखा जाए तो ये दक्षिण बिहार में, तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में। और अंडी रेशम का तो ये मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में, ये मधुबन, ये सब हो गया। 2021-22 में मलबरी का अगर देखा जाए तो इसका मलबरी जो कच्चे रेशम का उत्पादन है अगर पूछा जाए तो ये कितना हुआ, तो 1.9 टन हुआ। और सर्वाधिक जो दक्षिण में जो तसर रेशम है इसका देखने को मिला 41.4 टन देखने को मिला। और वहीं अंडी रेशम का तो 13.2 टन। तो सबसे कम जो देखने को मिला किसका, तो मलबरी रेशम का, उसके बाद सर्वाधिक तसर का, और सबसे सेकेंड जो आता है ये किसका, तो ये अंडी रेशम का। बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या देशी और विदेशी मिलाकर के कितना रहा, 2020 में 59.5 लाख है, लेकिन 2021 में घट के काफ़ी घट गया, 25.01 लाख रह गया, 25.01 लाख ये रह गई। अध्याय 5, श्रम, रोजगार और कौशल। तो भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुषों और महिला दोनों की स्थिति क्या है, तो ये सबसे कम देखने को मिलता है। तो ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 68.8 और शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या कितना है, तो 64.6% है। पुरुष श्रमिक जनसंख्या ये अगर ग्रामीण में देखा जाए तो 68.8 और शहर में 64.6। वहीं संपूर्ण बिहार का श्रमिक अगर देखा जाए अनुपात 40.1% है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2021-22 में 2021 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, कितना था, 58.3 था। ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितना, तो 44.3 था। सबसे कम निर्भरता अनुपात जो कहाँ है, तो तेलंगाना में, कितना, तो 34.8 है। देखिए ये सर्वाधिक ये निर्भरता अनुपात क्या होता है, मान लिया जाए कि 14 वर्ष तक का बच्चा है और 65 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हो गया, तो ये तो प्रोडक्शन मतलब कि काम तो अधिक नहीं कर सकता है, ये तो निर्भर ही रहता है दूसरे पर। तो यही जो निर्भरता है ये सर्वाधिक बिहार में ही देखने को मिलता है। एक व्यक्ति कार्य करता है, 4 व्यक्ति खाता है, मतलब कि कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक जो निर्भरता अनुपात कहाँ देखने को मिला, तो ये बिहार में ही देखने को मिला, कितना, तो 58.3% है। और राष्ट्रीय औसत अगर देखा जाए तो इसमें 44.3 है। और सबसे कम कहाँ में देखने को मिलता है, तो तेलंगाना में, कितना, तो 34.8%। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। ठीक है, शहर में बेरोजगारी का जो रेशियो है ये अधिक है ग्रामीण की तुलना में। 2021 में पूरे बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना रहा था, 4.2% रहा, जिसमें से पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2% और महिला का काफ़ी कम देखने को मिला, 10.9%। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुषों दोनों में क्या है, तो सबसे कम है। लेकिन बिहार में जो प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो महिलाओं का जो संख्या अधिक हमें देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है,
तो पासपोर्ट की मांग सर्वाधिक जो है ये सीवान में है और सबसे कम जो है ये कहाँ है, तो ये शेखपुरा में है। वर्ष 2021-22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट क्या हुआ, तो ये जारी किया गया। आगे देखिए अध्याय 6 जो है ये भौतिक अधिसंरचना। 21-22 के दौरान बिहार में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज किया गया? तो देश में परिवहन में, भंडारण में, संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हमें बिहार में ही देखने को मिला। कितना? तब 20.4%। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडारण और संचारण क्षेत्र में बिहार का सकल जो राज्य वर्धन अनुपात है GSBA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कितना प्रतिशत दर से यह बढ़ा है? तो 10.6% दर से यह बढ़ा। वर्ष 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5 दुर्घटनाएं हुई। वहीं जो है राष्ट्रीय दुर्घटनाएं 26.3 था। और बिहार का स्थान सड़क दुर्घटना में यह है देश में 15वां है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, यहाँ सर्वाधिक दुर्घटना होता है। तो बिहार दुर्घटना में देखा जाए सड़क दुर्घटना में 15वां स्थान है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार देश में तीसरा स्थान पर है। ये तीसरा स्थान ये इंपॉर्टेंट है, पहला केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल। मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे का घनत्व कितना है? तो ये 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद क्या है, तो ये सर्वाधिक है। NH का सबसे कम घनत्व अगर देखा जाए कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 2022 तक कितना था? तब 5977। ये बताए भी हुए थे कि इसको याद रखिएगा 5977। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 5977। और नेशनल हाईवे कितना बना 21-22 में? तो 519 किलोमीटर ही बन पाया, ये भी बता चुके हैं। इस समय देखा जाए इस समय काल में सर्वाधिक NH का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ। NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार के पटना में है, कितना था? 506 किलोमीटर। शिवहर में सबसे कम 22 किलोमीटर। सितंबर 2022 तक बिहार के जो स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर था। स्टेट हाईवे की लंबाई कुल कितना था सितंबर 2022 तक? तो 3638 किलोमीटर, जिसका बिहार के सभी सड़कों का में लगभग कितना है? तो 2.1% इसका हिस्सा है। किसका? तो स्टेट हाईवे का। उच्च राजपथों में सर्वाधिक क्षेत्र घनत्व किसका है? तो ये केरल का देखने को मिलता है। बिहार इसमें अगर 8वें स्थान पर है। बिहार राजपथ परिवहन निगम का स्थापना कब हुआ? तो 1959 में। इस पर स्टार लगा लीजिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में मार्च 2021-22 तक रेल मार्ग की लंबाई कितना था? 3803 किलोमीटर। ये बिहार में रेल मार्ग की लंबाई। और देश के रेल नेटवर्क में बिहार का जो हिस्सा है ये 5.6% है, अच्छा खासा ही है। सारण जिले में छपरा शहर के देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ? तो ये सारण जिले, ठीक है। और छपरा इसका हेड क्वार्टर पड़ता है, तो ये छपरा शहर में। बिहार के पटना में बन रहा है जयप्रकाश गंगा पथ। ये दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई देखा जाए कितना है? तो 20.5% है। देखिए ये क्वेश्चन आपको अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो 3 जो क्वेश्चन है इसको एक साथ इंक्लूड करके बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, आपको देखने को मिलेगा। तो 1, 2, 3 ये जो तीनों है इसको एक साथ ही याद कीजिएगा। सारण जिले में छपरा शहर में पूछा जाए कि सबसे लंबा डबल डेक, ये सारण में, ठीक है, ये सही है। उसके बाद में अगर पूछा जाए बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश पथ की लंबाई अगर पूछ दिया जाए तब 20.5 याद रखिए। और 6 लेन गंगा पुल सबलपुर से बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबा है। यह निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो ADB के सहयोग से कराया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक यहाँ कुछ भी दे सकता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा अगर वर्ल्ड बैंक रहेगा तो। ये किसके द्वारा किया जा रहा है इसका विकास? 19.76 किलोमीटर है 6 लेन पुल का। तो अंत में 19.76 इसको याद रखिएगा। 6 लेन वाला है तो 6 यहाँ भी अंत में है। तो ADB के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9302 क्या था? तो ये डाक पोस्ट ऑफिस था, यानी कि डाकघर था, जिसमें से 95.15% अगर देखा जाए तो ये ग्रामीण ही डाकघर है। ग्रामीणों का सर्वाधिक संख्या ग्रामीण में ही है। वर्ष 2021-22 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान आता है। तो वाहन का जो रजिस्ट्रेशन होता है इसमें सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, और तृतीय जो आता है ये बिहार का ही आता है। अगर देखा जाए जनसंख्या के क्रम के अनुसार तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा जो आता है महाराष्ट्र, तीसरा जो है ये बिहार का ही आता है।
तो ये क्रम और ये क्रम दोनों सेम ही है, तो रजिस्ट्रेशन में भी, ठीक है। अध्याय 7 इलेक्ट्रॉनिक शासन यानी कि ई शासन। तो ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI, ठीक है, तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या हुआ, तो इसमें कहा जा रहा है कि SIG मतलब कि इसमें स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप में ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया और प्रत्यक्ष लाभकरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से अनेक पुरस्कार किसको मिला, तो बिहार को ही मिला। तो भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से नवाजा है। तो यह महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से किसे, तो बिहार को। इस सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैमा था, इसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है तो 105वां था। बिहार में 98.7 ग्राम पंचायत जो है भारत नेट के तहत क्या है, तो ये आच्छादित है। इसमें 6 मंथ तक ले सरकार के द्वारा ये फ्री दिया जाता है। बिहार में दूरभाष घनत्व 50.6% और इंटरनेट घनत्व अगर देखा जाए तो 31% है। आपातकाल के लिए आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा सकल जो एकल आपात नंबर है कितना जारी किया गया है, तो 112 112 ये जानते ही होइएगा, तो 112 ही होता है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में किया गया। और जो है सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्या किया जाएगा, बाद में इसको यहाँ भी शुरू कर दिया जाएगा। आधार का नामांकन बिहार में कितना पहुँच गया है, तो 86% पहुँच गया है। अगर संपूर्ण भारत में देखा जाए तो ये 93% है। बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों में को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिहार के जो हर पुलिस थाने में क्या था, भू समाधान ऐप है, इसका प्रयोग किसके लिए, तो भूमि विकास से जुड़े विवाद से जो भी जुड़ा मामला है इसके ट्रैक करने के लिए। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। तो बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा, तो बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इस पर यह याद होना चाहिए। तो बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है, ठीक है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 तैयार किया गया है। अश्विनी मोबाइल ऐप बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है, ये वाला। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में दृष्टि नामक ऐप शुरुआत किया गया है। तो यह किसके द्वारा, दृष्टि अगर पूछा जाए तो बिहार जल संसाधन विभाग के द्वारा दृष्टि नामक ऐप शुरू किया गया है। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान में सहयोग किया जा रहा है। तो पटना में IT टावर, बिहटा में IT पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी का फेज 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। इसका टोटल जो अध्याय देखा जाए तो इसमें 14 अध्याय है। तो 7 अध्याय और 7 अध्याय इसको बाद में कर दिया जाए, क्या किया जाए, इसको याद रखिएगा। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए कितना, तो 1.75 करोड़ पौधा रोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान में सहयोग किया जा रहा है। कितना, 1.75। लेकिन अगर मनरेगा वाला देखा जाए तो इसमें 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो पटना के IT टावर कहाँ, तो पटना में। बिहटा में IT पार्क है, तो IT पार्क बिहटा में। और राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी, कहाँ, तो ये नालंदा में फेज 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। क्या करे, इसको पढ़ा दे 1 घंटा सवा घंटा से अधिक, बधाई। इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे हैं। टोटल इसमें अध्याय की संख्या 14 है। 2 गुना स्पीड पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अगर देखा जाए तो 329 किलोवाट पर आवर है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी इसको देखने को मिला हुआ था। बिहार वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में मतलब कि राज्य में बिजली का कुल खपत बढ़ करके कितना हो गया है, 3.228 हजार करोड़ यूनिट हो गया है, या 3275.7 करोड़ यूनिट, कुछ भी दिया रहा है उसको याद रखिएगा। तो 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गया है। वर्ष 2021-22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले जो 3 जिला है, पटना है सबसे ज़्यादा, गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो बिजली का खपत सर्वाधिक ये भी देखे हुए थे ऑब्जेक्टिव में, पटना, उसके बाद गया, तो मुजफ्फरपुर। अगर देखा जाए 22-23 में अगर बिजली का घरेलू अगर उपभोक्ता अगर देखा जाए तो घरेलू उपभोक्ता, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो घरेलू उपभोक्ता का संख्या कितना है, तो 62.1%। ये घरेलू उपभोक्ता, सर्वाधिक घरेलू उपभोक्ता ही है। वर्ष 2021-22 में बिजली का सबसे कम खपत वाले 3 जिला
अब थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो भी है सिर्फ डाटा मतलब याद करने वाला ही है। तो ये मतलब शिवहर है सबसे कम, उसके बाद अरवल और शेखपुरा। और ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि देखी गई, कहाँ देखा गया? तो लखीसराय में सर्वोच्च ये वृद्धि ऊर्जा की खपत में देखा गया। और अनुमान जो 21-22 में अनुमानित जो चरम मांग थी कितना था? तो 6475 मेगावाट की थी, लेकिन अगर उत्पादन हुआ कितना? तो 6627 मेगावाट। तो ये दोनों डाटा याद होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट याद होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितनी मेगावाट की हो गई? तो 7785 मेगावाट। इसमें कितना देखने को मिला हमें? तो ये कितना? तो 21.2% की वृद्धि देखने को मिली। और 20-21 में 6422 मेगावाट थी। बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही है। इसका परसेंट 62.1%। सॉरी, मार्च 2022 तक बिहार में बिजली का उत्पादन क्षमता, मार्च 2022 तक अगर देखा जाए सर्वाधिक जो होता है किसमें? तो ताप विद्युत में ही देखने को मिलता है। ठीक है, कितना? तो 5363 मेगावाट। इसको याद रखिए। तो सर्वाधिक जो होता है ये ताप मतलब कि कोयला आधारित जो होता है इसी से। तो 5363 मेगावाट। जल विद्युत कितना था? 808। जल में क्या होता है? 808। जल में परछाई देखिएगा तो 8 जो होता है ये उल्टा चा सीधा, ये दोनों बराबर ही नजर आएगा। तो 808 ये जल विद्युत, 808। नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है 1614 मेगावाट, ये नवीकरणीय ऊर्जा का देखने को मिला। कुल देखा जाए कितना? तो 7700 जो हो गया 6585 मेगावाट मार्च 2022 तक। ये डाटा महत्वपूर्ण है। 7785 ये एक्यूरेट, ये यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाने का चांस अधिक है। मार्च 2021-22 में से मार्च 2022 तक कोयला का मतलब कि विद्युत में वृद्धि दर 9.1% और नवीकरणीय में देखा जाए तो 130.6% रही। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर लिख लीजिए। तब ताप विद्युत में कितना था? 9.1% और नवीकरणीय में 130.6%। और बिहार में कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो वर्तमान में कितना चालू है? तो 13 चालू है। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजना की कुल जो स्थापित क्षमता है ये कितना है? तो 14.3 जो है मेगावाट है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ब्रेडा जो कहा जाता है वही है। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता कितना मेगावाट होने की है? तो 13,626 मेगावाट, ये 24-25 में होने का है। अध्याय 9 ग्रामीण विकास। तो यहाँ से जिला परिषद की संख्या 38 हो गया, पंचायत समिति 533 हो गया, ग्राम पंचायत ये हो गया 8058 हो गया। तो ये मैच करने के लिए आपको दे दिया जाएगा कि इसको मिलान कीजिए। तो जिला परिषद 38, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत 8058। जीविका कैब 2007 में शुरू किया गया था। ये संख्या पूरे ये काफ़ी अच्छा है जीविका का, इसे छोड़िए। ये सब जीविका पे छाता समूह 10.5 ये गठित किया गया सितंबर में, इसे छोड़िए जीविका का, ये सब छोड़िए, इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, रुकिए। ये यहाँ जीविका का इसको स्किप कीजिए, यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जॉब कार्ड धारकों की संख्या ये सब छोड़ दीजिए। अब बता देते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट है। मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगारों में महिलाओं का जो परसेंट है ये देख लीजिए। मनरेगा में 53.4% है। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 से पश्चिम चंपारण गांव से किया गया, पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से। ठीक है, और 7 निश्चय 2 के तहत जो प्रत्येक जो वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, ये याद रखिए। 10वां अध्याय देखिए, इसमें नगर विकास है। इसमें जो नगर विकास में भी इम्पोर्टेंट है 16.2% के शहरीकरण में देखने को मिला। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार से अगर पूछा जाए तो 11.3% ये, लेकिन बिहार में शहरीकरण का दर अभी वर्तमान में 16.2 2000 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बता चुके हैं। ठीक है, पटना जिले की सर्वाधिक आबादी जो है ये 44.3% है, इसको याद रखिए। उसके बाद जो मुंगेर का नालंदा का मुंगेर और नालंदा का स्थान आता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद ये प्रति लीटर ये 70 लीटर पानी जो दिया जाता है तो जानते ही हैं, बता भी चुके हैं। और बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, तो यहाँ से देखिए बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना परसेंट हो गया है? तो 44.2%। इस पर स्टार ला, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और निजी बैंक का अनुपात जो देखा जाए तो ये जो ऋण जमा अनुपात 87.2 था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफ़ी अच्छा था। बिहार में 3 जिले ऐसे कौन है जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है?
तो ये कौन है? पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इसमें कौन था? पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। और सबसे खराब कौन है? तो ये मुंगेर का है। ऋण मतलब कि क्रेडिट जो डिपॉजिट जो होता है, इसको क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो होता है, इसी को बोला जाता है ऋण जमा अनुपात। ये 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। हाँ, ऋण जमा अनुपात 100% से अधिक हो सकता है, इसमें डाउट नहीं रखिएगा। मान लीजिए, देखिए ऋण जमा अनुपात क्या होता है ना, कि मतलब कि ऋण लिए, उसको जमा करने का जो रेशियो देखा जाता है कि जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज अधिक करता है, और मुंगेर जो है इसमें ये कम करता है। और मान लीजिए कि किसी बैंक से आप 100 रुपया ऋण लिए, 110 रुपया भी तो आप पे कर सकते हैं कि बाद में फ्यूचर में आपका एडवांस रहेगा। तो ऋण जमा अनुपात में ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है ये कौन है? तो इसमें सर्वाधिक है। 2022 में बिहार के सभी बैंकों में समग्र एनपीए घटकर कितना परसेंट हो गया है? तो 11.3% हो गया है। अध्याय 12 मानव विकास में आइए। ये अब भारत में 69.5 वर्ष हो गया जीवन प्रत्याशा। बस ये कि आपसे ये डाटा पूछा जाएगा। और भारत के 70 वर्ष में से भारत का 70 वर्ष है, और बिहार का 59.5, 69.5। बढ़ती दर से निबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गई। भारत में ये कितना है? तो 97 है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 118 ये बताए भी हुए थे। शिशु मृत्यु दर 27 है ये, और बाल मृत्यु दर ये 6.9 देखने को मिलता है। नवजात शिशु ये 21 है, और 5 वर्ष से पूर्व मृत्यु ये 30 है, और अशोधित जन्म दर ये कितना था? 25.5 है। जो पंजीकृत होता है ये 25, अशोधित जो जन्म दर ये 25.5, बाल मृत्यु दर, यहाँ शिशु मृत्यु दर याद रखिए ये 27, यहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाल विकास, समेकित बाल विकास के तहत कहा बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो सभी 38 जिलों में चल रहा है। इस पर एक यहाँ स्टार लगाइए। उसके बाद दुबलापन, ठीक है, ये सब सर्वाधिक, ये सब दुबलापन, ये सब देख लीजिए। सब इससे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सर्वाधिक चिकनापन वाले बच्चे सीतामढ़ी में देखने को मिलता है, सबसे कम गोपालगंज। और सर्वाधिक दुबलापन बच्चा अरवल में। इसमें और बॉल लगाने की जरूरी है, ठीक है। दुबलापन अरवल में, सबसे कम पश्चिमी चंपारण में। सर्वाधिक हल्कापन वाला बच्चा जो होता है ये अरवल में ही होता है। दुबलापन हल्कापन वाला में अरवल, और चिकनापन सर्वाधिक ये सीतामढ़ी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को ये 5,000 रुपया मिला जाता है। और इसके अलावा बिहार सरकार 1,000 रुपया और देती है। प्रसव होने पर लाभार्थियों को 1,000 रुपया ये प्राप्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 6,000। लेकिन अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये 5,000, इसमें 6,000 नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुल अगर पूछा जाए मिला करके, तो ये 6,000 रुपया हो जाता है। अध्याय 14 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, यहाँ से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1414 ये वार्षिक जो वर्षा देखने को मिला 21 में, तो 1414 ये सब क्वेश्चन देख चुके हैं। और इसका देखिए, बिहार में उच्चतम तापमान, ये सब न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम 42.5 डिग्री देखने को मिला। 21-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 करोड़ पौधे लगाए गए। 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, 389 लाख पौधे लगाया गया, यानी कि 3.89 करोड़ लगाया गया। 32 जिले बाढ़ से क्या है? तो ये प्रभावित है। और जलवायु परिवर्तन, ये हाँ इंपॉर्टेंट है। इस पर देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना पटना चिड़ियाघर में आर्थिक ये सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में ये किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना ये पटना चिड़ियाघर में हुआ, ठीक है। और बिहार राज्य के 3 जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, 13 जिले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। 3 कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार के 3, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 13 जिले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का हो गया। 8 जिले जो हो गया उत्तर पूर्व का, 8 जिला हो गया। 17 जो हो गया दक्षिण क्षेत्र का हो गया। सर्वाधिक जो वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ? ये किशनगंज नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी चंपारण में हुआ 2248 mm। उसके बाद किशनगंज में 2224 mm, 222 ठीक है। और 2248 ये पश्चिमी चंपारण में। और वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुई। ये सितंबर 2022 तक देखा जाए तो ये किशनगंज में हुआ। लेकिन यहाँ जो देख रहे थे 21-22 में सर्वाधिक वर्षा ये चंपारण में था। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? तो ये अरवल में।
बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना यह 2020 में किया गया। बेगूसराय जिले के कांवरताल भूमि का 38वां रामसर स्थल ये घोषित किया गया है। ये छपने वाला क्वेश्चन। तो कांवरताल झील को कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में। बिहार के राजगीर जूट सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है, जहाँ 5 जंगली पशु प्रजातियों शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। तो राजगीर जू सफारी में। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइए। तो ये जमुई में। महावीर जैव विविधता पार्क ये कहाँ? तो जमुई में। वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। कितना? तो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1505 वर्ग किलोमीटर में है। बिहार का एकमात्र जो देखा जाए तो VTR यानी कि अभ्यारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कितना? तो 900 वर्ग क्षेत्र में है, ये पता ही होगा। अब ये राष्ट्रीय जो कृषि का ये अप्रैल 2023 तक का ये डाटा दिया गया हुआ है कि इसमें देख लीजिए। तो मखाना में, लीची में, मशरूम में, कद्दू में, लौकी में, भिंडी में, इस समय जो स्थान है ये प्रथम है। तो यहाँ से 2 ये याद रखिए, मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी इसमें प्रथम स्थान में है। और जूट और मेस्ता में जो है ये कितना है? तो जूट और मेस्ता में दूसरा है, ठीक है। और उसके बाद में याद रखिए कि मक्का में तीसरा, मक्का तीसरा। कक्का जो होते हैं तीसरे पीढ़ी के ही होते हैं, ठीक है। हम लोग जो होते हैं कक्का के बाद ये तीसरा पीढ़ी, तो मक्का तीसरा। सब्जी फूल गोभी आलू ये तीसरा। सूर्यमुखी, सनफ्लावर तो मतलब सन देखिए 3 अक्षर आ रहा था, इसमें भी तीसरा, ठीक है। आम में, शहद में, मत्स्य में ये सब में जो होता है क में है। तो आम में, शहद में, मछली में ये चौथा स्थान है। धान और गेहूँ में छठा स्थान है। धान और गेहूँ ये सब छठा स्थान है। साल में 2 बार धान और गेहूँ देखने को मिलता है, ऐसे में याद रखिए ना। धान गेहूँ मतलब कि 2-2 बार, साल में 1 बार धान 1 बार गेहूँ, तो 6-6 महीना था। छठा स्थान याद रखिए। फल हो गया छठा स्थान पर, केला जो हो गया ये 7वां स्थान पर। देखिए मक्का ऐसा फसल है जो वर्ष भर बोया जा सकता है, वर्ष भर इसका उत्पादन होता है मक्का का, ठीक है। तो ये तीसरा स्थान पर है। ये तो डाटा यहाँ से पूछा जाता है, इसको एक बार और देखिए, इसको याद कीजिए। बस हो गया, इतना ही था। इसके आगे अब हम थोड़ा कहीं और हो सकता है क्या? मैं अध्याय था ये जी। अच्छा देखते हैं इसके आगे होगा तो देखेंगे। मखाना, लीची, मशरूम में प्रथम, कद्दू, लौकी, भिंडी में प्रथम, जूट और मेस्ता। जूट 2 अक्षर तो इसमें दूसरा में याद रखिए। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, उसके बाद में बिहार। तो जूट और मेस्ता में दूसरा, मक्का में तीसरा, ठीक। सब्जी फूल गोभी आलू में तीसरा, सूर्यमुखी में तीसरा, आम में चौथा, शहद में चौथा, मछली के में उत्पादन में चौथा, धान और गेहूं में छठा, फल में छठा और केला में 7वां। ये सब तो बता दिए हैं। कुल अनाज वाला ये सब तो बता चुके हैं सब। ये जनगणना जब कराए थे तो उसमें इसको इंक्लूड कर लिए हुए थे। हालांकि एक बार और देख लीजिए। कुल अनाज 181 लाख टन, 6.2 की वृद्धि, प्रति उत्पादकता 312 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसको देखने के मिला। धान में 2496 किलोग्राम हेक्टेयर, 7713 77 117 ये में 777 इसके 3 मतलब इसमें ये कर दीजिएगा यहाँ 7717.3। गेहूं का 688 हज़ार टन ये उत्पादन हुआ। मक्का का 3470, मोटा अनाज 3491, कुल दलहन 387.9 हज़ार टन, तिलहन 121.5 हज़ार टन, ये सब बता चुके हैं। बस इसके एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट है, चावल और गेहूं में याद रखिए ये कौन? तो रोहतास, मक्का में कटिहार और दलहन में पटना। लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता चावल के पश्चिमी चंपारण और गेहूं के सर्वाधिक बेगूसराय, मक्का का अररिया और दलहन का जहानाबाद। उसके बाद स्टेट हाईवे का देखिए, नेशनल हाईवे का कुल लंबाई 5977 किलोमीटर और स्टेट हाईवे का 3638। पटना में सर्वाधिक 506, शिवहर में सबसे कम 22 किलोमीटर और स्टेट हाईवे भी सर्वाधिक पटना में, सबसे कम शिवहर में। तो चलिए एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया। 2 गुना स्पीड पर देख लीजिएगा, 35 से 40 मिनट में इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो होगा आर्थिक बिहार का जो बिहार बजट जो है उसके 1-2 दिन के बाद करा दिया जाएगा। तब तक कल के टॉपिक के देखेंगे, जो अच्छा होगा उसको करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।